नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट से संबंधित आर्टिकल, बिल्कुल बेसिक्स के साथ आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा, मजे आएंगे ये आर्टिकल डिस्कस करने में। उसके बाद रेमिटेंस और सर्विस एक्सपोर्ट से संबंधित एक आर्टिकल है। फिर ये आर्टिकल है यूएस चाइना रिलेशंस से संबंधित। और देखो, एथिक्स का हम टर्म डिस्कस करें उससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ। आंसर राइटिंग बिल्कुल हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका कहना था कि हमें मॉडल आंसर भी मिले, तो उसके लिए भी टीम से बात हो गई है, डन। बिल्कुल 2-3 दिनों में आप इस डिस्कशन के आधार पे आंसर राइटिंग कर सकोगे और उसका मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा माइंड मैप का इशू था। माइंड मैप में क्लियर नहीं थी इमेज, वो इशू देखो अभी भी है। माइंड मैप का आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन इमेज क्लियर तो होनी चाहिए ना। तो कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर मैं देख रहा हूँ कम समय में जिसे यूज़ करके माइंड मैप बनाया जा सके, क्योंकि देखो माइंड मैप बनाने में टाइम लगता है। अगर 3-4 घंटे लग जाएंगे तो फिर कैसे वो मैं बना पाऊंगा। यही एक रीज़न है डिस्कशन लेट भी हो जाती है। आपका ये कहना है कि सर डिस्कशन लेट हो जाती है। एक तो देखो, इस क्वालिटी की डिस्कशन प्रोड्यूस करने में समरी भी है, जिसमें माइंड मैप्स भी हैं, सब कुछ है, कम से कम 5 से 6 घंटे जाते हैं। मतलब ये पूरी आधे घंटे की 40 मिनट की डिस्कशन को तैयार करने में, उससे भी ज़्यादा कई बार क्या होता है कि क्योंकि देखो मैनेजमेंट भी सब कुछ मेरे पास ही है। जैसे ओनली एस का, पीडब्ल्यू ओनली एस का सारा मैनेजमेंट, इतने सारे चैनल्स हैं, सब कुछ मेरे पास है। तो बीच में ना बहुत बार कॉल आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, तो उसमें टाइम चला जाता है। वैसे देखो पूरी टीम है, लेकिन कई बार कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तभी तो देखो, आपने ना एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, या तो उनके जो हेड हैं वो डेली क्लास नहीं लेते। अगर वो डेली क्लास लेते हैं तो फिर वो मैनेजमेंट में नहीं होते। टीम तो मुझे हमेशा बोलती रहती है कि सर आप मतलब अपनी क्लासेस कम कर सकते हो। मैंने कहा नहीं यार, मैनेजमेंट में टाइम निकाल लेंगे, लेकिन क्लास लेना मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक सांस चलेगी क्लास लेने का तो मैं करता रहूँगा। खैर, अब ये डिस्कस करते हैं। पॉइंट ये था कि धीरे धीरे हम अपने इस इनिशिएटिव को ना बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे। पहली ये जो टर्म है जो हमें डिस्कस करनी है, डियोंटोलॉजी। देखो, ये जो एथिक्स की टर्म है ना, ये किस पे फोकस करती है डियोंटोलॉजी? ये फोकस करती है एक्शंस पे। यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, वो टर्म, वो एथिकल थ्योरी किस पे फोकस करती थी? रिजल्ट पे, कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ये उल्टा है डियोंटोलॉजी। ये थ्योरी ये कहती है कि कैसे पता लगेगा कोई एक्शन हमारा सही है या गलत है? इस बात से पता लगेगा कि वो जो एक्शन है वो मोरल प्रिंसिपल्स, रूल्स के आधार पे लिया गया है या नहीं लिया गया है। जैसे एक मोरल प्रिंसिपल है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। अगर देखो मैंने सच बोला है, उसका रिजल्ट बेशक खराब हो, तो वो एक्शन मेरा सही है। समझ गए? रिजल्ट पे फोकस नहीं करती है थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि आप पता लगाओ कोई एक्शन हमारा सही है या गलत है, इस बेस पे पता लगाओ कि वो एक्शन प्रिंसिपल के आधार पे लिया गया है कि नहीं लिया गया। अगर वो मोरल प्रिंसिपल्स के आधार पे लिया गया है तो बिल्कुल सही है, बेशक उसका रिजल्ट खराब निकले। तो ये है डियोंटोलॉजी थ्योरी, जो फोकस करती है एक्शंस मोरल प्रिंसिपल्स के आधार पे होने चाहिए, रूल्स के आधार पे होने चाहिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले। जबकि यूटिलिटेरियनिज्म इसका उल्टा है। अब एडिटोरियल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड के साथ में। देखो, आज के समय में ना आपको पता है नए नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं। स्मार्ट वॉच, बीपी मेजर करने के लिए, मोबाइल फोन्स तो आपको पता ही हैं, टैब, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं। और सब में ना सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। छोटी सी होती है सेमीकंडक्टर की चिप, वो लगी होती है, इसका इस्तेमाल होता है, जिसके बेस पे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम करता है। लेकिन इंडिया ना इन सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करता है। हमारे देश में ना कोई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है जो इन चिप्स को प्रोड्यूस कर सके। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट क्या करता है? इन सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोड्यूस करता है। ये छोटी सी चिप है ना, इन चिप्स को प्रोड्यूस करता है। बट हमारे देश में है ही नहीं यार। चाइना के पास में है, ताइवान के पास में है, इन देशों के पास में कैपेसिटी है, ये प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, हमारे देश में नहीं है। सरकार ना काफ़ी समय से प्रयास कर रही है कि भैया हमारे देश में ही ये चिप्स प्रोड्यूस होनी चाहिए।
क्योंकि एक तो हम दूसरे देशों से परचेज करते हैं, दूसरे देशों की कंपनी से हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली होता है। दूसरा, आप सप्लाई चेन के हिसाब से भी देखें ना, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से देखें, कल को यार हम चाइना से मान लीजिए इंपोर्ट करते हैं, ये हमें देना बंद कर दें तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मतलब चाइना के साथ टेंशन पैदा हो गई, हमारे रिश्ते खराब हो गए, उन्होंने हमें देना बंद कर दिया, तो हमारे देश में तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनने ही खत्म हो जाएंगे ना, फिर तो कम हो जाएंगे। तो ये दिक्कत है। इसके लिए हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, हमारे खुद के पास में कैपेसिटी होनी चाहिए कि खुद हमारे देश में ही ये चिप्स बने। इसके लिए ना सरकार ने पिछले साल 2022 में ना एक जबरदस्त मिशन लॉन्च किया था। मिशन एम्बिशियस है, बट देखो कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जाते हैं बैकग्राउंड पे। 2007 में सरकार ने ना एक स्कीम लॉन्च की, स्पेशल इंसेंटिव पैकेज, ताकि बाहर की जो कंपनीज है ना, फॉर एग्जांपल इंटेल है, वो हमारे देश में आके सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करे। इसके लिए सरकार ने उन्हें इंसेंटिव पैकेज दिया था, कोई नहीं आया। इंसेंटिव पैकेज समझते हो ना, उन्हें टैक्स में छूट कि आप पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, आप यहां पे आके प्रोड्यूस कीजिए। फिर 2012 में ना सरकार ने ये इंसेंटिव पैकेज और ज्यादा अट्रैक्टिव बना लिया। मतलब इस बार सरकार बोली, भैया हम टैक्स तो आपसे लेंगे ही नहीं, बल्कि आपको सब्सिडी भी देंगे, आपको फ्री में कुछ कैश देंगे ताकि आप अपना प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश करो। मतलब दूसरी बार में सरकार ने इतना जबरदस्त लालच दिया, 2 कंसोर्सिया को अप्रूवल मिल गया। कंसोर्सिया मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे देखो, पहला कंसोर्सिया जिसमें ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, तीनों कंपनीज एक साथ आए और मिल के इन्होंने अप्रूवल ले लिया कि हम यहां पे फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। और दूसरा कंसोर्सिया मतलब एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, यू कंपनी, वी कंपनी, यानी 5 कंपनीज एक साथ आई और मिल के अप्रूवल ले लिया कि हम प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, यहां पे नाम भी दिए हुए हैं। जैसे पहले कंसोर्सिया में जयप्रकाश एसोसिएट था। ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए समझिए कि दोनों कंसोर्सिया को जो अप्रूवल मिला ना, इसके लिए $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगनी थी, जिसमें से $5 बिलियन तो सरकार इनको देने के लिए तैयार हो गई थी कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन आएगी, $5 बिलियन हम लगाएंगे हमारी तरफ से। लेकिन देखो, अप्रूवल मिल गया, सब कुछ हो गया, बट कुछ नहीं हुआ। 2 कंसोर्सिया को अप्रूवल मिला था ना, आगे बात बढ़ नहीं पाई। ये $5 बिलियन भी अपनी तरफ से नहीं लगा सके, इसलिए उस समय भी फैब्रिकेशन प्लांट नहीं इस्टेब्लिश हुआ। देखो, फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करना जिससे कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस हो, मुश्किल क्यों है? मुश्किल देखो इसलिए है क्योंकि ना इसमें जबरदस्त R&D लगता है। एक मूरे लॉ है, हर 18, मान लीजिए ये देखो, ये एक चिप है, आज के समय में इस चिप में ना 20 ट्रांजिस्टर लग जाते हैं। अब ना इतना कंपटीशन, इतना R&D होती है कि अगले 18 महीने में ना सेम चिप के साइज में ना 20 के बजाय 40 ट्रांजिस्टर लग जाएंगे। पॉइंट ये है कि ना दुनिया धीरे धीरे आगे जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं और कैपेसिटी में एडवांस होते जा रहे हैं। कोई लल्लू पल्लू छोटी मोटी कंपनी तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। R&D करने के लिए ना जबरदस्त पैसा चाहिए, और शुरू में फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए जबरदस्त कैपिटल चाहिए। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अदानी ने ना $1 बिलियन पैसा खर्च करके गुजरात में जैसे तैसे करके सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया, और कहीं से उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई। मान लीजिए चाइना का कोई बंदा था, उसे ले आया अदानी, और उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसकी सहायता से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया। जब तक ये प्लांट इस्टेब्लिश होगा ना, तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होगी। इतना तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है कि जब तक आप पुराने पैसों को रिकवर करोगे, तब तक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत कम कंपनीज ये रिस्क ले पाती हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत कम है और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। इसके बाद राइटर ना चाइना का एग्जांपल देते हैं। चाइना ने पिछले 20 सालों में ना अपना जबरदस्त डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दिया
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। लेट चाइना ने स्टार्ट किया, लेकिन जब किया तो पूरे धूमधाम से, पूरा जोर लगा के स्टार्ट किया। कैसे किया? चाइना ने ना एक चाल चली, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैब्रिकेशन प्लांट थे। फॉर एग्जांपल कहीं पे डेनमार्क में, साउथ कोरिया में फैब्रिकेशन प्लांट थे, वो लॉस में थे। हालांकि चाइना ने ना उनको परचेज कर लिया, घाटे में थे बट चाइना ने परचेज कर लिया। क्यों? चाइना को लगा यार घाटे में तो हैं, लेकिन कुछ तो सीखेंगे ना इनसे सीखेंगे कैसे प्लांट बनता है, कुछ तो टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, बाद में हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लेंगे। ऑलरेडी प्लांट थे, घाटे में चल रहे थे, लेकिन उसकी सप्लाई चेन तो बनी हुई थी ना, उनको पता था मार्केट कहाँ पे है, कुछ टैलेंटेड लोग थे उनमें। तो इसलिए चाइना ने ना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में जो ऑलरेडी घाटे में चल रहे फैब्रिकेशन प्लांट्स थे ना, उनको परचेज कर लिया। अब उन प्लांट से चाइना ने बहुत कुछ सीखा, उसके दम पे फिर सब्सिडी देकर खुद ही अपने देश में फैब्रिकेशन प्लांट्स इस्टेब्लिश किए। चाइना के पास एडवांटेज ये भी है, चाइना के पास में ना रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर चिप्स में। चाइना के पास एडवांटेज ये था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, लेबर फोर्स बढ़िया से स्किल्ड थी, लेबर के इतने चार्ज नहीं थे। ये सारा फायदा चाइना को हुआ और चाइना ने पिछले 20 सालों में ना झंडे गाड़ दिए सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन के मामले में। फिर यूएस को लगा कि यार ये तो दिक्कत हो गई, चाइना आगे निकल गया इतना सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में। तो यूएस की सरकार ने एक्शन लिया। यूएस ने बोला कि हम जो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है ना सेमीकंडक्टर से संबंधित, वो चाइना में नहीं जाने देंगे। यूएसए वहां पे अपना एक एक्ट भी लेके आया सेमीकंडक्टर चिप से संबंधित और बोला कि हम $40 बिलियन से इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन में। जो यूएस के दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी बोला कि हम भी 7.4 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स की R&D में, और फ्रांस में एक फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब यूएस और यूएस के अलाइ कंट्रीज लगे हुए हैं कैसे ना कैसे करके चाइना को रोका जाए। तो इतना जबरदस्त सेमीकंडक्टर चिप्स वारफेयर चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, आगे कौन निकलेगा सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में। इंडिया का मुकाबला इन्हीं से है। इंडिया के पास तो अभी एक भी फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है, और कारण मैंने आपको बताया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट वो रिकवर होएगी उससे पहले ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के डूबने का खतरा होता है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ देखो ये भी है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का ना साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाए ना तो कस्टम ड्यूटी बहुत कम लगती है, क्योंकि साइज इतना छोटा, वेट इतना छोटा, तो कस्टम ड्यूटी तो लगती नहीं है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने में, इतना ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है। तो इसलिए विभिन्न देशों के पास ना, विभिन्न देशों की कंपनीज के पास थोड़ा इंसेंटिव कम है कि वो इंडिया में आके नया फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करें। उन्हें लगता है कि यार जहां पे है वहीं पे थोड़ा प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं ना, एक्सपोर्ट कर देंगे। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, देखो किसी कंपनी को, इंटेल का प्लांट है फॉर एग्जांपल कनाडा में, इंटेल के पास ना इंसेंटिव कम है कि वो इंडिया में आके नए सिरे से जमीन एक्वायर करे। फिर और अब सेमीकंडक्टर चिप की प्रोडक्शन होनी है तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे ट्रेंड लोग चाहिए, अब बहुत सारे केमिकल्स भी चाहिए, गैसेस चाहिए चिप फैब्रिकेशन के लिए, क्लीन वाटर चाहिए, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंटेल को लगेगा यार इंडिया में जाके नए सिरे से नया प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे, इससे अच्छा हमारा जो प्लांट है कनाडा में उसी को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं ना। इसीलिए कोई ग्रीन फील्ड से, बिल्कुल स्क्रैच से नया प्लांट इस्टेब्लिश करना नहीं चाहता। और देखो उससे भी ज़्यादा ये सब चीज़ें ले भी आए तो नया प्लांट इस्टेब्लिश करने में भी ना एक कला होती है चिप मेकिंग की। सब कुछ आपके पास है, ट्रेंड वर्कर हैं, सारी गैसेस भी हैं, क्लीन वाटर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट क्वालिटी के चिप्स बनेंगे, फिर भी यील्ड लो हो सकती है, इसलिए कंपनीज कम रिस्क लेती हैं। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, चिप भी ना काफ़ी तरह की होती है। लॉजिक चिप मतलब यही चिप डिसाइड करती है किसी गैजेट की फंक्शनैलिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल अलार्म चलेगा या नहीं चलेगा, कोई और नई
चीज़ें होती हैं मोबाइल फ़ोन में, वो लॉजिक चिप से चलती हैं। मेमोरी चिप मेमोरी स्टोर करने के काम आती है, और स्ट्रेटेजिक चिप्स भी इंपॉर्टेंट तो हैं बट इनकी कोई खास इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉजिक चिप्स। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसी से गैजेट चलता है, इसी से प्रॉफिट जनरेट होता है, इसी में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके बाद में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया में अभी नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है ना, तो एक काम ये कर सकते हैं कि ना चिप्स की आपस में असेंबली, पूरा सर्किट बन रहा है, चिप्स को आपस में असेंबल किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग, उनकी पैकेजिंग, उनकी मार्किंग, इन सभी चीज़ों को ना, इन सभी ऑपरेशंस को एक टर्म दी जाती है ATMP। ये सारे जो ऑपरेशंस है ना चिप से संबंधित, वो अभी स्टार्ट किए जा सकते हैं इंडिया में। मतलब चिप्स हम बाहर से ले आए, लेकिन चिप्स से संबंधित ये सारे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएं। आप बोलोगे फ़ायदा क्या होगा, चिप्स तो इंडिया में नहीं बनी ना, उनकी असेंबली वगैरह टेस्टिंग वगैरह इंडिया में हो रही है, तो ये सब ऑपरेशंस करेंगे ना, कम से कम एक इकोसिस्टम तो बनेगा ना। कल को हो सकता है कि चिप बनाने वाली कंपनी सोचे कि ये सब ऑपरेशंस इंडिया में अच्छे से हो रहे हैं, तो अब समय आ गया फैब्रिकेशन प्लांट भी इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वर्कर्स तो इंडिया में बढ़िया हैं ही, डिमांड भी इंडिया में है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो कम से कम एक बार इकोसिस्टम बन जाए चिप्स का, उसके बाद फिर फैब्रिकेशन प्लांट भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस पे इंडिया ने काम किया भी है। टाटाज ने ना, टाटा जो कंपनी है, इन्होंने टेसोल्व कंपनी को एक्वायर किया। टेसोल्व में ना ATMP ऑपरेशन स्टार्ट किए 2013-14 में। लास्ट में सजेशन ये दिया जा सकता है, ATMP तो ऑपरेशंस तो स्टार्ट करो ही करो, दूसरा चाइना से भी लेसन सीखो। चाइना ने जिस प्रकार से लॉस मेकिंग फैब्रिकेशन प्लांट्स को एक्वायर किया ना, इंडिया भी करे। ये सस्ते मिल जाएंगे, यहाँ से टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, यहाँ से इंडिया बहुत कुछ सीखेगा, और जो पैसे बचाएगा उसका इस्तेमाल करे R&D पर, और फिर अपने आप से फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश हो। ये आसान रास्ता है जो हमें चाइना से सीखना चाहिए। आज के समय में चाइना में ना 100 से ज़्यादा ATMPs कंपनीज हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो एक साल में इंडिया में आने वाला रेमिटेंस $100 बिलियन तक पहुंच गया है। रेमिटेंस क्या है, मान लीजिए रमेश इंडिया का नागरिक है, कहाँ पे गया, UAE में गया काम करने के लिए, उसकी एक महीने में सैलरी है $5,000, उसने वहाँ पे $2,000 खर्चा किया, बाकी $3,000 इंडिया में उसकी जो फैमिली है केरल में अपनी फैमिली को दे दिया, बचा हुआ $3,000। तो ये है रेमिटेंस। बड़े लेवल पे देखें तो इंडिया का डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए गए हुए हैं, वो अपने घर जो पैसा भेजते हैं ना, मिला के वो रेमिटेंस है। इंडिया को एक साल में $100 बिलियन का रेमिटेंस मिला। इसके साथ साथ इंडिया से जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है ना 2022 में, वो $300 बिलियन तक पहुंच गया। सर्विसेज का एक्सपोर्ट, मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, वो यूके में किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है, किसी भी तरह की सर्विस दे रही है, तो ये सर्विस एक्सपोर्ट है। रेमिटेंस के मामले में इंडिया अब चाइना और मैक्सिको से काफ़ी आगे है। तो ये जो अचीवमेंट है ना, ये काफ़ी रिमार्केबल है। बट उससे भी ज़्यादा रेमिटेंस की जो कॉस्ट है ना, वो बहुत कम हो गई है, भेजने की कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर रमेश काम करता है UAE में, उसकी सैलरी $5,000 है। अब वो इंडिया में पैसा भेजता है ना अपनी फैमिली को $3,000, उसका ना सिर्फ जो बीच में ट्रांजैक्शनल कॉस्ट आता है ना, बैंक को सर्विस कॉस्ट देना पड़ता है, जो भी कॉस्ट आता है पैसा भेजने के लिए यहाँ पे, वो आता है सिर्फ 4.65%। पहले 9% हुआ करता था, यानी $100 रमेश ने भेजे तो $9 तो पैसा भेजने में ही खत्म हो जाते थे, सर्विस चार्ज लग जाते थे। बट अब ये घट के हो गए हैं 4.65%। अभी सिर्फ $100 पे पैसा कटता है $4.65। और देखो ये वर्ल्ड में ना लोएस्ट है। ग्लोबल एवरेज जो है पैसा भेजने की एक देश से दूसरे देश में, वो है 6.30%, और इंडिया ने तो उससे भी कम कर दिया 4.65%। अब देखो इस चीज़ का फायदा भी होता है,
किसी इंडियन को वापस अपने घर में, दूसरे देश से वापस अपने घर में फैमिली को पैसा भेजना है ना, अगर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम लगता है, पैसा भेजने के लिए चार्ज कम लगता है, तो फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? एक तो रमेश के ना $100 में सिर्फ मान लीजिए $4 कटे भेजने में, तो $96 घर आ पाएंगे। पहले चार्ज ज़्यादा लगता था तो $10 कट जाते थे, तो सिर्फ 90 आ पाते थे। तो मेनली अब रमेश ना ज़्यादा पैसा भेज पा रहा है अपने घर, क्योंकि चार्ज कम कट रहा है, ज़्यादा पैसा घर भेज पा रहा है। मतलब रमेश की फैमिली के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा इंडिया में, ज़्यादा पैसा पहुंचेगा मतलब वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो मतलब उनके डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि डिमांड जनरेट हो रही है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दूसरा देखो, ज़्यादा पैसा इंडिया में आ रहा है मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का भरेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी में भेजा जा रहा है ना पैसा, तो इंडिया में ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ रही है। ज़्यादा पैसा रमेश भेज पा रहा है क्योंकि सर्विस कॉस्ट कम लग रही है, मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंडिया में कम हो रहा है। ज़्यादा पैसा रमेश भेज पा रहे हैं मतलब गरीबी कम हो रही है इंडिया में। ये सारे फायदे होते हैं ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम होने के, पैसा भेजने पे सर्विस कॉस्ट कम होने के। रमेश तो एक एग्जांपल है, मैंने आपको ओवरऑल एसेंस बता दिया। इसके बाद राइटर पॉइंट रेज करते हैं कि देखो, एक देश में मान लीजिए रमेश है और इंडिया में रमेश की फैमिली है। पैसा भेजने की ना कॉस्ट तब बढ़ जाती है, मान लीजिए रमेश की फैमिली के पास इंडिया में ना बैंक अकाउंट ही नहीं है, या फिर रमेश के पास बैंक अकाउंट नहीं है वहां पे यूएई में जहां पे वो काम कर रहा है, तो फिर रमेश जाएगा एक एजेंट के पास में। आजकल तो कम हो गए, पहले आपने ना ऐसी चीजें, ऐसी दुकानें बहुत देखी होंगी, विदेश में पैसा भिजवाने के लिए संपर्क करें, ऐसी दुकानें पहले बहुत हुआ करती थी। आजकल तो देखो बैंक का सिस्टम बहुत मजबूत हो गया, लोग जागरूक हो गए, मोबाइल से पैसा भेजने लग गए हैं। तो यही राइटर समझा रहे हैं कि फॉर्मल सिस्टम ना हो ना, बैंक में अकाउंट वगैरह ना हो, तो पैसा भेजने का बहुत खर्चा आता है, एजेंट से संपर्क करना पड़ता है, एजेंट बहुत कमीशन ले लेता है। और ना जनरली अगर आपके पास भी अकाउंट है, फैमिली के पास भी अकाउंट है, तो भी ना थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। प्रॉपर ना वेरिफिकेशन होती है। जैसे यूएसए का अलग बैंक है, मतलब यूएई में है रमेश, तो यूएई में रमेश का खाता अलग बैंक में है, यहाँ पर उसकी फैमिली का खाता अलग बैंक में है, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। रमेश पैसा जब भेजेगा, किसको पैसा भेजा जा रहा है, रमेश के पास में डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है। हर देश के बैंक को अलग तरह के रूल्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स फॉलो करना, डेटा एक्सचेंज करना। रमेश यूएई के किसी बैंक से पैसा भेजेगा तो वो बैंक कंफर्म करेगा और इन्फॉर्मेशन देगा इंडिया के लोकल बैंक को जिसमें फैमिली का अकाउंट है। नॉन इंटरऑपरेबल टेक प्लेटफॉर्म, यूएई में रमेश का जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक अलग प्लेटफॉर्म पे चलता है, इंडिया में उसकी फैमिली का जिस बैंक में अकाउंट है वो अलग प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो ये दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से पैसा भेजने की जो सर्विस कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो जाती है। इंडिया ने देखो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे जन धन योजना। जन धन योजना के तहत 500 मिलियन से ज़्यादा हाउस होल्ड्स में सरकार ने खाते खोले हैं। अब पैसा डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में पहुंच जाता है, जीरो कॉस्ट आती है, सेफ्टी से पहुंच जाता है। और यूपीआई ने तो पूरा रेवोल्यूशन, यूपीआई एक प्रकार से है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्टेड है आपके बैंक अकाउंट से और आप तुरंत से तुरंत पेमेंट कर सकते हो। इवन ₹1 की पेमेंट भी हम कई बार, ₹5 की पेमेंट भी हम कई बार यूपीआई से करते हैं। तो ये एक प्रकार से रेवोल्यूशन है जो दूसरे देशों में नहीं आ पाया है। तो मतलब सिस्टम तो इंडिया ने काफ़ी फॉर्मल बना दिया है, इसीलिए सर्विस कॉस्ट हम कम कर पाए हैं पैसा भेजने की। अब बात रही इंटरऑपरेबल की, कि दूसरे देश का बैंक अकाउंट अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है, हमारा बैंक अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है, तो इंडिया इस पे भी काम कर रहा है। जैसे सिंगापुर का पे नाउ है, जैसे हमारा यूपीआई है ना, उसी प्रकार से सिंगापुर का पे नाउ है। इन दोनों ने आपस में टाई अप कर लिया है, दोनों ने आपस में टाई अप कर लिया है। तो अब सिंगापुर का बंदा इंडिया में पैसा आसानी से भेज सकता है, यूपीआई से भी डायरेक्ट इंस्टेंटली। उसी प्रकार से दोनों में टाई अप हुआ है, इंडिया में बैठा बंदा सिंगापुर में पैसा आसानी से भेज सकता है इस टाई अप की वजह से। तो ये फायदा हुआ है, इंडिया इस चीज़ पे भी काम कर रहा है। अब देखो 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में आ गए हैं, 20+ यूनिकॉर्न हैं, मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो हमारे देश में फिनटेक में ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है।
आगे आगे इंडिया देखो G20 जैसे प्लेटफॉर्म पे भी ये इशू रेज कर सकता है कि जो काम करने गया है वो पैसा बेचारा आसानी से भेज के इसके लिए प्रोविजन करो। विभिन्न देश आपस में टाई अप कर सकते हैं, G20 WTO ऐसे प्लेटफॉर्म से इस इशू को आगे उठा सकते हैं और पैसा भेजने की जो कॉस्ट है इसे फर्दर कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना और यूएसए के रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो अभी ना यूएस और चाइना के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं। जैसे यूएसए के कंसर्न्स हैं, चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ईस्ट एशिया में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पर अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करता जा रहा है, ताइवान को डरा धमका रहा है। ये बात यूएसए को अच्छी नहीं लगती। यूएसए के एयर स्पेस में चाइना ने गुब्बारा लगा दिया, मतलब भेज दिया जासूसी करने के लिए, जिसको यूएस की एयरफोर्स ने उड़ा दिया। तो ये सब यूएसए के कंसर्न्स हैं। यूएसए ने बदले में चाइनीज़ कंपनीज़ के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी कि आपका माल हम नहीं खरीदेंगे। चाइना भी यूएसए से काफ़ी नाराज़ है। चाइना ने ताइवान के नज़दीक जाके एक्सरसाइज कंडक्ट करी। चाइना का ये कहना है कि आपने अपनी स्पीकर को ताइवान में भेज दिया, क्यों? चाइना का ये भी कहना है कि आप ग्रुप बना रहे हो हमारे खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसे आपने क्वाड बना लिया। मतलब दोनों देशों की ना एक दूसरे से ढेरों शिकायतें हैं, दोनों के बीच में टेंशन्स हैं। बट अब ना एक अच्छा मूवमेंट आया दोनों देशों के रिश्ते में। यूएस के विदेश मंत्री चाइना की यात्रा पर गए, वहाँ पे उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात की और चाइना के राष्ट्रपति से भी। चाइना के राष्ट्रपति सबसे मिलते नहीं हैं, उन्होंने यूएस के विदेश मंत्री से मुलाकात की, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है अब यूएस से और चाइना के रिलेशंस में। इसे कब तक सस्टेन कर पाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों देशों ने इस बात पे सहमति जताई कि हम रिश्तों में स्टेबिलिटी लाएंगे। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि देखो विभिन्न देश जो है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, वो कोई साइड नहीं चूज करना चाहते। जैसे यूएसए चाहता है कि आप हमारी साइड आ जाओ, कुछ देश चाइना की साइड चले गए हैं। बट देखो ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिनके चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज हैं, यूएसए के साथ में सिक्योरिटी टाइज हैं, सिक्योरिटी से संबंधित रिश्ते हैं, चाइना के साथ व्यापार होता है। वो दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, किसी एक साइड में नहीं जाना चाहते। समझ गए? दोनों देशों ने इस बात पे डिसीजन लिया कि हाईएस्ट लेवल पे कम्युनिकेशन कैसे होगा। दोनों देशों ने बताया कि देखो हाईएस्ट लेवल पे अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो उसी के थ्रू तो जो जिस इशू को लेकर लड़ाई हो रही है उस इशू को लेकर दोनों देश अपनी अपनी इंटेंशन, अपनी अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं ना। तो हाईएस्ट लेवल पे कैसे कम्युनिकेशन होगा, इस बात पे सहमति बनी। बट देखो एक चीज़ ये है, यूएसए में ना 2024 में अब इलेक्शंस होने वाले हैं, और जैसे इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते इंप्रूव होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो इलेक्शन स्पीचेस में नफरत बोली जाती है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का साथ दे रही है, बीजेपी पार्टी पाकिस्तान पे सॉफ्ट है, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो चाइना को लेकर भी ना यूएसए की पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, डेमोक्रेटिक बोलते हैं रिपब्लिकन सॉफ्ट है, रिपब्लिकन बोलते हैं डेमोक्रेटिक सॉफ्ट है चाइना को लेके। तो एक दिक्कत यह है, इलेक्शन आएंगे तो चाइना के खिलाफ नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस नफरत के माहौल में कैसे रिश्तों को स्टेबल रखा जाएगा, ये एक पॉइंट है। अब बात आती है इस इशू की कि दोनों देशों ने डिसाइड किया कि कुछ इश्यूज पे तो साथ मिलकर काम किया जा सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, आर्कटिक ओशन का इशू है कि वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए कि रिसोर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, टेररिज्म का इशू है। मतलब जिन इश्यूज़ पे कोऑपरेशन हो सकता है ना, उन पे तो होना चाहिए, जो ट्रांसनेशनल इश्यूज़ हैं, जो किसी एक देश की बस की बात नहीं है। दूसरा देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ना इंडिया के यूएसए के साथ रिश्ते इंप्रूव ही इसलिए हुए हैं क्योंकि यूएसए के चाइना के साथ रिश्ते खराब हैं। तो अगर चाइना के यूएसए के साथ रिश्ते ठीक हो गए तो फिर यूएसए को इंडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और यूएसए इंडिया के रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। देखो ये लॉजिक ठीक नहीं है। अब ना यूएसए को इंडिया की जरूरत सिर्फ चाइना के दृष्टिकोण से नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो अब इंडिया और यूएसए के रिश्ते ऐसी स्टेज पर आ गए हैं कि चाइना के साथ थोड़े बहुत यूएसए के रिश्ते ठीक भी हो गए तो ऐसा नहीं है कि फिर यूएसए को इंडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और यूएसए बोलेगा अब तो आप जाइए यार, हमारा दोस्त फिर से चाइना है। ऐसा नहीं होता है। बेशक देखो इंडिया की चिंता का कारण है, बट इंडिया को डरना नहीं चाहिए। अगर दोनों देशों के साथ में इंडिया की अच्छी बनती है तो ये भी इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। एक ट्रू
मीडिएशन का काम इंडिया कर सकता है, दोनों से दोस्ती का फायदा इंडिया उठा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब एथिक्स के पर्सपेक्टिव से कुछ आर्टिकल्स और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सपीडाइट पोर्टल फॉर क्लियरिंग 24/7 सोप्स प्लीज। देखो ना, दिल्ली की सरकार अब तक सख्त थी, कोई अगर 24 घंटे दुकान चलाना चाहता ना रात को भी, तो आसानी से अप्रूवल नहीं मिलता था। एक दो ब्रांड थे जिनको 24 घंटे दुकान चलाने के लिए अप्रूवल मिला हुआ था, जैसे 24/7 नाम से एक चैन भी चलती है। बट अब सरकार इस पे ना लिबरल हो गई है। सरकार कहती है, पॉलिसी में चेंज किया है कि आप आइए, चलाइए, अप्रूवल ले लीजिए। तो ना एलजी ने ये बोला है कि एप्लीकेशन चलाओ यार, वो डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आए, ऐसा सिस्टम मत करो। एप्लीकेशन की सहायता से आसानी से उन्हें अप्रूवल मिल जाए। तो पॉइंट ये है ई गवर्नेंस का। अब तो देखो, सरकार जो भी काम करे ना, उसमें ई गवर्नेंस का यूज होना ही चाहिए। कम से कम काम ऐसे होने चाहिए कि लोग जाएं ऑफिस में, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। ये तो देखो पुरानी चीजें हो गई, अप्रूवल मैनुअल, क्योंकि देखो पूरी चैन में ना बहुत टाइम भी जाता है। सरकारी कर्मचारी मैनुअली चीजें देखेगा, टाइम जाएगा, अप्रूवल मिलने में टाइम जाएगा। अगर ऑनलाइन सारा काम हो तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सरकार के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिसको अप्रूवल लेना है उसके लिए। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब यहां पे दूसरा एग्जाम्पल है जो आप एथिक्स में जबरदस्त इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसे तो प्रधानमंत्री मोदी इस पे बहुत फोकस करते हैं। जन आंदोलन बनना चाहिए कोई इशू, तब जाके उस इशू को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आज मध्य प्रदेश के शहर साफ हैं, जैसे इंदौर, भोपाल। क्यों? क्योंकि मैं खुद इंदौर में गया था, वहां पे दुकानदार ना खुद मना कर देते हैं कि भैया यहां पे कूड़ा मत फैलाइएगा। जब लोग देखो ठान लेना कि ये इशू सोल्व होना जरूरी है, फिर तो सरकार को कम से कम प्रयास करने होते हैं। कोई भी इशू जब जन भागीदारी से चलता है ना, जन आंदोलन से चलता है, तो वो इशू आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो जन भागीदारी वाला इशू बनाने के लिए ना जनता को मोटिवेट करना जरूरी है, और वो काम अच्छे लीडर्स कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कीजिए। अब देखो, एक नेक्स्ट आर्टिकल है, पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट एक्स एसएफआई लीडर इन फेक सर्टिफिकेट केस। एक एसएफआई का पुराना लीडर है निखिल थॉमस। इसने क्या किया, एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए ना बीकॉम का अपना फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट रायपुर की एक यूनिवर्सिटी से था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, एथिकल इश्यूज बताइए। सबसे पहला जो है वो है इंटीग्रिटी का। अब देखो, निखिल थॉमस एक स्टूडेंट ग्रुप का लीडर भी था और स्टूडेंट भी था। तो उसने ये काम किया, जबकि स्टूडेंट से और लीडर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने पब्लिक बिहेवियर में इंटीग्रिटी प्रीच करोगे, ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंटीग्रिटी को फॉलो करें। लेकिन जो ये एसएफआई का लीडर था, इसने खुद ही गलत एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। दूसरा देखो, अब इसने एडमिशन ले लिया निखिल थॉमस ने फर्जी सर्टिफिकेट देके, तो कोई तो ऐसा बच्चा होगा ना जिसका एडमिशन नहीं हुआ होगा, लेकिन वो डिजर्व करता था, वो रह गया, तो उसका तो नुकसान हो गया। ये भी एक एथिकल इशू है। तीसरा, अब्यूज ऑफ पावर। इसने अपने निखिल थॉमस ने अपनी पॉलिटिकल पावर का किसी प्रकार से इस्तेमाल किया, हो सकता है किसी को पैसे दे, अभी जांच से पता लगेगा। तो ये एक इशू है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, जो स्टूडेंट लीडर था। फिर देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी इशू आता है कि उनको पहले वेरिफिकेशन करनी चाहिए। आपने एडमिशन दे दिया, बाद में पता लग रहा है जब किसी ने शिकायत की, तो उन पे भी ट्रस्ट जो है वो कम होता है जनता का। तो ये सारे इश्यूज आप बता सकते हो एथिकल। ये आर्टिकल्स मैं इसलिए कवर करता हूं जानबूझ के, ताकि ना आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो, आपके मन में विचार आए कि कैसे एथिकल इश्यूज निकालने होते हैं। वास्तव में जब पेपर आएगा तो एथिकल इश्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तब तक आपकी इतनी एक्सरसाइज मैं करवा दूंगा कि जबरदस्त एथिक्स आपका तैयार हो जाएगा। अब देखो, ये आर्टिकल है टेक्स्ट कंटेक्स्ट का। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता देता हूं क्या है ये आर्टिकल। देखो, एयरलाइन है डेल्टा एयरलाइन, यूएस की है। इस एयरलाइन ने ना 2020 में ना दावा कर दिया कि हम कार्बन न्यूट्रल हैं। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन हमारे विमान एमिट करते हैं ना, विमान चलने से जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिशन की फॉर्म में आ जाता है, उतना ही हमारी कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे? कार्बन ऑफ सेटिंग से। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए हमने 1 टन कार्बन एमिट किया, हमारा प्लेन हवा में चला, तो हमने ना दूसरी जगह पे पेड़ लगा रखे हैं जमीन पे, तो वो पेड़ ना इतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमारे विमान चलने से जितना कार्बन गया एटमॉस्फेयर में, उतना ही हमने पेड़ वगैरह लगा दिए हैं, वो पेड़ वगैरह उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो
तो हमारी जो कंपनी है ना वो कार्बन न्यूट्रल है, कुछ भी कार्बन इफेक्टिवली हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2020 में दावा किया था। एक कैलिफोर्निया के बंदे ने बोला अरे झूठ बोल रहे हो यार तुम, क्या ये कार्बन ऑफसेटिंग बोल रहे हो, हमने पेड़ लगा दिए वो लगा दिए, उससे कुछ भी कार्बन आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो। तो उस बंदे ने ना केस फाइल कर दिया यूएस की एक कोर्ट में कि ये कंपनी झूठा दावा कर रही है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो गए, जबकि इन्होंने ना उतने पेड़ वगैरह नहीं लगाए, उतना कार्बन ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं ज़मीन पे, कार्बन ऑफसेटिंग उतना नहीं कर रहे हैं। तो उस बंदे ने यही बोला कि हमें कंपनसेशन दीजिए। तो ना लास्ट में राइटर सजेस्ट ये करते हैं कि यार ये कार्बन ऑफसेटिंग वगैरह छोड़ो, हवाई जहाज जो चलता है ना उसमें हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन होना चाहिए, किसी प्रकार से फ्यूल ना ऐसा होना चाहिए कि उससे कार्बन कम से कम एमिट हो। ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जरूरी है। तो ये भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब लास्ट में आप समरी देख लीजिए। देखो माइंड मैप में समरी मैंने निकाली, बहुत छोटी हो गई, कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा, तो उसका कोई और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, 1-2 दिन लगेगा। मीनवाइल आप ऐसे समरी देख लीजिए। हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में चिप्स का इस्तेमाल होता है, जरूरी है चिप्स, लेकिन चैलेंजेस हैं सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करने में, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, मतलब ज़बरदस्त स्किल्ड लोग चाहिए, क्लीन वाटर, केमिकल गैसेस सब चाहिए। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस भी हैं, जैसे लॉजिक चिप्स जो होती हैं ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली होती हैं, ये प्रोड्यूस करना आसान नहीं होता, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से काम नहीं चलेगा, चिप बनाने की फैक्ट्री इंडिया में लगे, यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगे तो एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। फिर एटीएमपी ऑपरेशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्किंग, ये सब हो जाए कम से कम चिप्स का, जब तक कि चिप्स प्रोड्यूस ना हो। फिर इकोसिस्टम हमारे देश में आ जाएगा। चाइना से क्या सीखना चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग फैब्रिकेशन प्लांट्स को चाइना ने एक्वायर किया, उससे चाइना ने सीखा, चाइना ने ज़बरदस्त अपनी लोकल कंपनीज को सपोर्ट किया। इंडिया को भी R&D सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए। एटीएमपी ऑपरेशंस चाइना ने भी चलाए, इंडिया को भी चलाने चाहिए, जिससे इकोसिस्टम बन जाए। तो ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस भी देख लीजिए जो आपको आंसर देने हैं, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। आज एक ही क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।